Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss Henry's biological applications, how Henry's law is being followed in biological applications. So here you can see artificial breathing mixtures which is given to any cylinder which is used by the divers. Okay, so it contains 32.1% oxygen, 56.2% nitrogen and 11.7% helium. And why is that so? We have discussed earlier in this video. Right now, so we are going to discuss what happens when we move upward to the altitude, right? So see, 56.2% nitrogen and 11.7% helium are used. Helium is 5 times less soluble in blood than nitrogen. As a result, there is less dissolved gas to form bubbles. On the other hand, at high altitudes, the atmospheric pressure is low and there will be less concentration of dissolved oxygen in blood and tissues. Therefore, mountaineers at very high altitudes suffer from anoxia, which is low oxygen supply in the tissues, accompanied by weakness. जनरल टर्म है, ऑक्सीजन लो कंटेंट हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी टिश्यूज़ में, टिश्यूज यानी कि आपके पर्टिकुलर सेल्स में, हर एक सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचना ज़रूरी है। और जैसे ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशन आ जाती है एनॉक्सिया। ऑफ कोर्स हर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। व्हेन लो ऑक्सीजन सप्लाईज इन टिश्यूज यू विल फील वीकनेस, राइट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन सप्लाई इन टिश्यूज एट हाई एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जितना बढ़ाओगे आप, जितना ऊंचाई पे जाओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन कमी होगी तो आपको एक बात तो क्लियर है, जब ऑक्सीजन कमी होगी इसीलिए वहाँ पर मैक्सिमम आरबीसी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, आरबीसी की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ वाई जितने भी पहाड़ों में लोग रहते हैं आपको ज़्यादा रेडिश दिखाई पड़ते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। एक टर्म और होता है, अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो आपको क्लियर विजन नहीं होगा, आपकी थिंकिंग भी स्ट्रेट नहीं होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी। And inability to think clearly. That is why mountaineers carry oxygen cylinders at high altitudes. Just like in diving. So going deep and going Let us high now altitude, discuss oxygen is the vapor required. pressure of binary solutions. We shall discuss the vapor pressure of liquids in liquids and solids in liquids. Write it down. First, we will discuss a binary solution of 2 volatile liquids, 1 and 2, that are completely miscible in all proportions. दो टाइप के हमें वेपर प्रेशर बाइनरी सॉल्यूशंस का पढ़ना है। एक टर्म तो क्लियर है, लिक्विड्स इन लिक्विड, ये बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन मतलब दो चीज़ों का मिक्सचर हो जाएगा, बाइनरी बोला है डुअल। और एक होगा सॉलिड इन लिक्विड्स। अब लिक्विड इन लिक्विड जैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिक्विड इन लिक्विड मीन्स जैसे हमने दो चीज़ों मिला दिया, राइट? लिक्विड मतलब मिल्क प्लस वाटर सपोज करें, सोल्यूशन ही तो है लिक्विड लिक्विड। और जब बोल दिया सॉलिड इन लिक्विड यानी कि आपने कोई शुगर मिला दिया आपने लिक्विड में, तो वो क्या हुआ, सॉलिड इन लिक्विड। तो आपको लिक्विड लिक्विड में पढ़ना है वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल का मतलब होता है जो अपने आप वेपराइज हो रहे होते हैं। तो क्या टर्म देंगे, एक होंगे जो अपने आप वेपराइज होते रहते हैं, जैसे बहुत आसान है अल्कोहल, ये वोलेटाइल है कंपाउंड, राइट? वोलेटाइल मीन्स जो अपने आप इवेपोरेट होते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं अल्कोहल और पेट्रोल ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप इवेपोरेट होते हैं। और जब इवेपोरेट होंगे तो ज़्यादा फ्लैश पॉइंट भी इनका सबसे बहुत कम हो जाएगा। फ्लैश पॉइंट मतलब बहुत तेज़ी से फायर पकड़ सकते हैं, बहुत तेज़ी से फायर हो सकती है यहाँ पर ऐसे माहौल में। अब आप देखेंगे यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड्स और एक टर्म आया कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। एक तो क्लियर हो गई, जब हमने टर्म दिया वोलेटाइल लिक्विड, इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करें आपने एक बीकर में वाटर लिया है और इसमें आपने अल्कोहल मिला दिया। अब आपको लगा होगा इस 100 ml के पानी के साथ आपने 50 ml अल्कोहल मिक्स की, तो आप क्या गेस करेंगे कि हार्डली
30 मिनट बाद आप क्या गेस करेंगे? 150 ml। अगर आपको लग रहा है आपने 100 ml वाटर में 50 ml अल्कोहल मिक्स किया है, तो आधे घंटे में क्या मिलेगा आपको? जस्ट गेस। अल्कोहल वोलेटाइल होता है, अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, केवल 100 ml आपको वाटर मिलेगा। और क्योंकि वोलेटाइल हर चीज़ लगभग मिलती होती रहती, इवन पानी का भी एक लेवल है, वो अपने आप वेपराइज होता रहता है, तो आपको कंटेंट उतना नहीं मिलेगा। तो हमें दो चीज़ों पे डिस्कशन करना है। एक टर्म आएगा वेपर प्रेशर, अब टर्म दिया ना वेपर प्रेशर। एक बात तो क्लियर हो गई, हमने बोला वेपर प्रेशर। वेपर किसका बनेगा? ऑफ कोर्स जो वोलेटाइल हैं, जो अपने आप वेपराइज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? उनका प्रेशर बनेगा। तो जब प्रेशर, एक तो हुआ वोलेटाइल का प्रेशर, एक हुआ जो कंप्लीटली मिसिबल है उनका प्रेशर, तो दोनों डिफरेंस आ जाएगा। करेक्ट। In 1886, through experimental studies, a French chemist M. Raoult established a quantitative relationship between the mole fraction of a given component and the partial pressure exerted by it. The law states that the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to the mole fraction of it in the solution. Write it down. According to Raoult, राउल्ट एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने नाम पे रखा है इक्वेशन को। कैसे रखा गया? अकॉर्डिंग टू राउल्ट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। बिल्कुल हेनरी जैसे हमने लिया यहाँ पर। जैसे हेनरी ने क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर किसके इक्विवेलेंट है, वो किसके इक्विवेलेंट है? वो होता है मोल फ्रैक्शन के। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है। राउल्ट ने क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है, सपोज करें हमारे पास ये एक सोल्यूशन है यहाँ पर, दिस इज द सोल्यूशन, और यहाँ पे कंपोनेंट देखो पार्टिकल फॉर्म में दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर हर एक कंपोनेंट का, सपोज करो ये दो हैं, एक ये है और एक ये है, एक का आपने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और एक को बोला आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी कि सबका कंबाइंड प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो लिखा है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट इस सोल्यूशन के अंदर, जितने भी कंपोनेंट हैं, यानी जितनी चीज़ों से मिलकर सोल्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है, उनके हर एक कंपोनेंट को मिलाकर वो किसके इक्वल हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन पूरे सोल्यूशन में जितनी भी चीज़ें हैं, सबका इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मिलाकर एक कंबाइंड फॉर्म बनेगा। Now if P1 and P2 are the partial pressures exerted by the components 1 and 2 at a certain temperature, then डोंट बी कंफ्यूज विद द कंपोनेंट। सपोज करें आपने ये बीकर लिया है और बीकर में आपने एक सोल्यूशन बनाया है। बीकर में दो टाइप के कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। आपने सोल्यूशन लिया है, सपोज करो एक कंपोनेंट एक है, एक कंपोनेंट का नाम दो है, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएंगे। तो बहुत सारे कंपोनेंट, यानी कि एक सोल्यूशन ऐसा है जिसके कंपोनेंट दो टाइप के हैं। क्या नाम दिया? एक कंपोनेंट 1 और एक कंपोनेंट 2। तो क्या बोला? P1 का नाम दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1, P2 है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, और ये जितना भी प्रेशर होगा इन कंपोनेंट्स के वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। करेक्ट। अब फिर से देखेंगे पॉइंट को। according to Raoult's law, राउल्ट्स के अप्लाई करेंगे। P1 is proportional to X1, X1 क्या दिखाता है? मोल फ्रैक्शन। or P1 is equal to P1 not X1, where अब प्रॉपर्ली जरा ध्यान से देखें। राउल्ट्स का इक्वेशन है, आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं राउल्ट्स लॉ के। आई रिपीट, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं राउल्ट्स लॉ के। यहाँ पे हमें दो चीज़ें और देखनी है, राउल्ट्स का पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट्स का नेगेटिव डेविएशन, राइट। हमें आइडियल बिहेवियर देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है यहाँ पर। अब एक पॉइंट देखें, आपने बोला कि बिल्कुल हेनरी जैसा रिलेट करें इसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। प्रोपोर्शनलिटी जब साइन हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं? इक्वल का साइन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू X1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। और P1 नॉट क्या दिखाएगा? ध्यान देंगे, P1 नॉट दिखा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1। हमने पूछा क्या है? आपने पूछा है पार्शियल प्रेशर, करेक्ट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। इज इट क्लियर? देखें कैसे। आपने पूछा पार्शियल प्रेशर,
तो पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है? तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट. इज इट? जिस टर्म की बात करें, जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, उसी का पार्शियल प्रेशर उसी के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई करने के बाद मोल फ्रैक्शन से निकल आएगा. करेक्ट? अब इसे देखें प्रॉपर्ली, इक्वेशन में देखेंगे. क्वेश्चन P1 naught is the constant of proportionality and represents the vapor pressure of pure component 1 at the same temperature. Similarly, for the component 2, P2 is equal to P2 naught अब एक टर्म आया ना x2, प्योर और एक टर्म आया where पार्शियल. P2 दो naught टर्म आए, represents the vapor pressure of जैसे the pure P1 के लिए निकाला वैसे component P2 के लिए 2. फाइंड आउट कर लेंगे. Now, if you apply the Dalton's law of partial pressure, अब डाल्टन्स लॉ का प्रेशर the लगाएंगे. total vapor pressure of the mixture would be equal to the sum of the individual partial pressures of the component 1 and 2. That is, P total is equal to P1 plus P2.